हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शंस ऑफ डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज कर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब कि क्वेश्चंस को स्मार्टली एंड फास्टली सॉल्व करना। क्वेश्चंस को हम लोग स्मार्टली और फास्टली सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट्स ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन से आपको बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई थिंक कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से आते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस भी प्रॉपर्टीज बेस्ड होता है। डिटरमिनेंट बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट इज नथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सो वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी ऑनेस्टली। इसे हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक समझेंगे। यदि हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से और बहुत ऑनेस्टली समझ लेंगे तो क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बनने लगेगा। सो वी विल पुट फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ेंगे P1 मतलब कि प्रॉपर्टीज फर्स्ट। ये क्या होता है, ठीक है, आपको बता दो। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या होता है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। यानी इसको लिख सकते हैं इफ all the elements of any one row or column of a determinant are zero, then the value is zero। कहने का मतलब हम कोशिश करेंगे, ये डेफिनेशंस नहीं, हम कोशिश करेंगे कि एग्जांपल से हम प्रॉपर्टीज को समझ लें। हमारे कहने का मतलब क्या है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो बन जाए तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि लेट, ठीक है ना, लेट डेल्टा बराबर में कोई डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट है जैसे 0 1 1 0 0 0 1 2 5 2 6 3। ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। आप देखिए इसमें जो है फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, तो हम डायरेक्टली देखेंगे क्वेश्चन को कि एक रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। वो कैसे, तो देख लीजिए। आप करेंगे बहुत, ये करेंगे एक्सपेंड करेंगे, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा रूल क्या है कि ये इसका साइन प्लस है तो जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, अब प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज को सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, वैल्यू of determinants determinant does not change when rows are interchanged into corresponding columns कहने का मतलब कि किसी डिटरमिनेंट के रोज को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स बना दे। मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे,
सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता, मतलब कि दोनों केस में वैल्यू हमेशा बराबर होता है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल, मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपस में बराबर होता है। तो इतना बड़ा याद रखने के बजाय इसको याद रखे तो बेटर है। ठीक, इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एकदम से सिंपल एग्जांपल, जैसे लेट कर लेते हैं, लेट डेल्टा 1 बराबर में ले लेते हैं यहाँ 1532, ठीक है 1532। अब इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस ये 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 13। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस डेल्टा 1 ये जो मेरा दिया हुआ डिटर्मिनेंट है उसके रो को कॉलम बनाते हैं, या यूं कहिए कि कॉलम को रो बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, यानी रो को कॉलम्स बनाते हैं। तो देखिए जब रो को कॉलम्स बनाते हैं तो उस डिटरमिनेंट को डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो डेल्टा 2 बराबर है, तो ये मेरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बना देंगे। तो फर्स्ट रो में क्या है 1 5 है, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 5। इसके बाद सेकेंड रो में 3 2 है, तो इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 3 2। अब वैल्यू निकालिए, अब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 2 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 13। आप जरा देखिए कि पहले केस में जो वैल्यू है वही दूसरे केस में भी वैल्यू आया है। ये ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर के लिए भी दिखा सकते हैं, इवन फोर्थ ऑर्डर के लिए भी दिखा सकते हैं। तो जब रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स बना दे तो वैल्यू हमारा चेंज नहीं करेगा, यानी हम लिख सकते हैं दैट इज in both case delta 1 is equal to delta 2. This is the second properties of determinant. चलिए अब प्रॉपर्टीज 3 को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज 3 क्या कहता है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं if any two rows or columns, if any two rows or columns of a determinant ठीक है ना, are interchanged then the value remains the same, but the sign is changed. कहने का मतलब कि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर ले तो वैल्यू सेम रहता है, केवल साइन बदलता है। मतलब कि पहले केस में 20 आंसर आ रहा होगा तो दूसरे केस में -20 आंसर आएगा, पहले केस में -35 आंसर आ रहा होगा तो दूसरे केस में क्या होगा, इंटरचेंज करने पे क्या आंसर आएगा 35 आएगा। पहले केस में 15 आ रहा होगा तो दूसरे केस में -15 आएगा। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, हम बेटर होगा कि क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज को एग्जांपल के हेल्प से ही समझे। लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट डेल्टा 1 बराबर में ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेते हैं 1 0 5 2 1 3 1 1 0। ओके, ये मेरा एक डेल्टा 1 एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के लॉन्ग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू कितना आ जाएगा, ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस 1 इंटू 3 तो 3
अब प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं और उसका प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 5 इंटू ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, अब माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, अब प्लस है कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, तो 5 बराबर 2। अब देखिए पहला केस में हम क्या किए, वैल्यू निकाले तो यहाँ 2 आया। अब हम क्या करेंगे, किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना देंगे और सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना देंगे, तो वैल्यू मेरा सेम ही रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, मतलब इसमें 2 आंसर आ रहा है तो उसमें क्या आएगा -2। वैसे भी कर लेते हैं, इधर करते हैं नाउ, यहाँ इधर लिख देते हैं नाउ इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, कहने का मतलब कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसको मान लेते हैं लेट डेल्टा 2 बराबर में ले लेते हैं, डेल्टा 2 बराबर में क्या ले लेते हैं, तो ये R1 को हमको क्या बनाना है, R2 बनाना है, मतलब कि R1 के जगह पे R2 को लिखना है और R2 की जगह पे R1 को लिखना है, तो R1 की जगह पे R2 लिखेंगे तो R2 मेरा क्या है 2 1 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 1 3, और R1 क्या है 105 है ना, और R3 तो सेम रहता है, हम इंटरचेंज R1 और R2 को ही ना कर रहा था, R3 तो सेम रहेगा मेरा, तो R3 के जगह पे क्या लिखेंगे 1 1 0। अब इसको ना हम फिर से R1 के अलावा एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं, तो R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो लिख भी देते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो मेरा वैल्यूज क्या आएगा, जरा देखिएगा, R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 बराबर हमारा हो जाएगा, डेल्टा 2 बराबर देखिएगा 2, ठीक है ना, तो 2 इंटू ये जिस रो में है वो खत्म कॉलम खत्म, 0 को 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही, 0 - 5 हो जाएगा, ओके। अब प्लस -1 इंटू क्या आ जाएगा, अब देखिए ये जिस रो में है वो खत्म कॉलम में है वो खत्म, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा 0, अब 1 को 5 के साथ करेंगे तो -5 हो जाएगा, ओके। अब प्लस क्या आ जाएगा +3 इंटू क्या आ जाएगा मेरा, अब ये 3 इंटू ये रो कॉलम खत्म, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को 0 के साथ करेंगे तो -0, यानी फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिएगा -10, ठीक है ना, -10 अब +5, -10 +5 +3, तो कितना -10 + 8 क्या होगा -2। अब जरा देखिए तो ये डेल्टा माइनस इंटू डेल्टा 1 के बराबर है कि नहीं, माइनस इंटू डेल्टा 1 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट किसी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो उसका वैल्यू सेम रहता है, बदलता क्या है, केवल साइन बदलता है, ओके। चलिए अब चौथा प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है ना, P4 का मतलब प्रॉपर्टीज 4, ओके। वो क्या है, ये है कि इफ एनी टू rows or columns of a determinant शॉर्ट में लिख देते हैं, of a determinant are identical बोले तो सेम, are identical, then the value is 0। कहने का मतलब किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एग्जांपल के थ्रू इसको समझ भी लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, लेट डेल्टा 1 बराबर में यहाँ ले लेते हैं x1 x2 x3, जनरल एग्जांपल लेते हैं, और y1 y2 y3, और यहाँ ले लेते हैं z1 z2 z3, z1 z2 z3 नहीं, दो रो या कॉलम को हमको आइडेंटिकल लेना है ना, तो यहाँ r1 क्या है x1 x2 x3 है, तो r3 को भी ले लेते हैं x1 x2 x3, ये मेरा डिटरमिनेंट है। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा क्या है,
R1 और R3 आइडेंटिकल है। R1 में क्या है, X1 X2 X3 है, और R3 में भी मतलब कि थर्ड रो में X1 X3 X1 X2 X3 है। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो नाउ इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। अभी हमने आपको बताया था कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो वैल्यू क्या रहता है, वैल्यू सेम रहता है लेकिन साइन बदलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वन बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस इंटू कितना हो जाएगा, तो ये R1 के जगह पे R2 को लिखेंगे, R3 को लिखेंगे तो वैल्यू तो सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा, X1 X2 X3। ओके, ये हमारा सेम ही रहेगा, Y1 Y2 Y3 ही रहेगा। और R3 के जगह पे R1 खुलाएंगे तो दोनों तो आपस में बराबर ही है, तो वही लिखेंगे X1 X2 और X3। अब देख लीजिए ये बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस आई इंटू ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, डेल्टा वन के इक्वल है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेल्टा वन बराबर क्या आ गया, माइनस डेल्टा वन आ गया, माइनस डेल्टा वन आ गया। यानी 2 इसको इधर लाएंगे तो 2 डेल्टा वन बराबर में 2 डेल्टा वन बराबर 0 आ गया। तो डेल्टा वन बराबर में मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा वन बराबर में 0 हो जाएगा। यानी हम ये ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर इस प्रॉपर्टीज पे आधारित ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, आप देखेंगे कि किसी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कॉलम आपस में बराबर है, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या टिक करेंगे, 0। उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए प्रॉपर्टीज 5 समझते हैं। प्रॉपर्टीज 5 P5। तो मान लेते हैं लेट ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे ले लीजिए यहाँ 2 5 6 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। अब हम बताए थे आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ ले लेते हैं इस मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है, तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए बराबर में क्या आएगा, तो 2 इंटू कितना 2 5 6 0। अब 2 को, ये मैट्रिक्स है तो इसको अंदर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्या करेंगे 2 को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 4 10 12 और 0, ये मेरा हो जाएगा। जबकि डिटरमिनेंट में ऐसे नहीं होता है। किसी डिटरमिनेंट को हमें स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके प्रत्येक रो और कॉलम्स को नहीं करेंगे, उस स्केलर क्वांटिटी से हम उसके किसी एक रो के एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट मान लेते हैं लेट डेल्टा वन बराबर में क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ए बी सी डी। ये डेल्टा वन बराबर में कोई सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेंगे। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, इसका वैल्यू लिया, इसका वैल्यू आया। अब क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो m इंटू डेल्टा वन बराबर में क्या हो जाएगा, तो m इंटू क्या आ जाएगा, m इंटू क्या आ जाएगा मेरा a b c d। अब इस m को अंदर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को नहीं करेंगे हम, m को क्या तो किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक कॉलम में करेंगे। तो m को हम किसी एक रो में जैसे R1 में कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा am bm और cd, ये हो जाएगा। यानी दैट इज आप लिख सकते हैं ये डेल्टा m इंटू डेल्टा वन बराबर क्या है, am bm c और d। यानी आप लिख सकते हैं डेल्टा वन बराबर मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा वन बराबर 1/m इंटू कितना आ जाएगा, 1/m इंटू am bm c d। अब डेल्टा वन बराबर क्या लिख दिया, 1/m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ am bm c d। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, एक्सटेंड करके इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा 1/m इंटू इसको जब am को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो am d हो जाएगा माइनस bm c हो जाएगा ना, bm c। अब देखिएगा दोनों में m है, m को कॉमन लेकर के इस m से कटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा ad माइनस
BC, AD माइनस BC आया, तो ये क्या हो गया, AD माइनस BC को देखिए किसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल होगा, मतलब कि पहले वाले ही वैल्यू के इक्वल हो गया, यानी वैल्यू नहीं ना चेंज किया, सेम वैल्यू रहा, तो ये मेरा डेल्टा वन रहा, डेल्टा वन हो गया। यानी हम यह कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर उसको उसको सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें, वैल्यू सेम रहेगा। यानी हम इस प्रॉपर्टीज को अब लिख लेते हैं, इफ एनी वन रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a number and hold the determinant is divided by the same number, then value does not change। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक और इस पे एग्जांपल दे देते हैं एग्जांपल देखिएगा, यानी कि लेट डेल्टा बराबर में ले लेते हैं यहाँ 5 2, लेट डेल्टा बराबर ले लेते हैं 5 2 1 0 1 2 -1 2 3। ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए या उसी से डिवाइड करिए, वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा बराबर में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जैसे 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो किसी एक रो या कॉलम को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपकी खुशी किस रो या किस कॉलम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो आप किस R1 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा 10 4 2 0 1 2 -1 2 3। याद रहेगा, मतलब हमको जिस किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, हम उससे किसी एक ही रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सब रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 6, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब सबसे लास्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी 6 को समझ लेते हैं। तो उस समझने से पहले लिख लेते हैं, इफ एनी वन रो और कॉलम is multiplied by a number, then added to or subtracted from other row or column, then value does not change। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम को आप किसी नंबर, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर उसे किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करिए या फिर घटाइए, वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं, लेट डेल्टा 1 बराबर में ले लेते हैं। ओके, ए बी सी डी, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। देखिए हम सेकेंड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट यूज कर रहा है, हम थर्ड ऑर्डर का भी कर सकते थे। एग्जांपल में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को भी ले सकते थे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है हम सेकंड ऑर्डर का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको इजीली समझ में आए और ये प्रॉपर्टीज याद रहे। आपकी सहूलियत के लिए हम सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, डेल्टा वन बराबर ए बी सी डी ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक रो जैसे R2 को हम स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई करके और R1 में ऐड करते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, AD माइनस BC हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि R2 को एक स्केलर क्वांटिटी m से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ते हैं। तो लिख सकते हैं अप्लाइंग, अप्लाइंग का मतलब ये देखिए, अप्लाइंग R1 बराबर में R1 प्लस MR2। इसका मतलब समझिए, जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, R1 बराबर में R1 प्लस MR2, मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, ये जो मेरा R2 है सेकेंड रो है, उसको एक स्केलर क्वांटिटी M से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहा है। तो हमारा क्या जाएगा, डेल्टा टू बराबर मान लेते हैं। अब देखिए R1 को M से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MC और MD। अब R1 को R2 को M से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये मेरा बन गया MC और MD। अब इसको हम R1 में जोड़ रहे हैं, तो मेरा R1 क्या बन जाएगा, R1 प्लस MR2, तो ये बन जाएगा A प्लस MC, और ये क्या बनेगा, B प्लस MD। अब मेरा तो R2 सेम ही रहेगा, तो R2CD हो गया। अब इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा AD अब प्लस MCD। ओके, अब फिर से हो जाएगा मेरा माइनस BC अब प्लस MCD होगा, BC प्लस MCD। अब देखिए यहाँ MCD प्लस में, यहाँ माइनस में होगा, इससे एक कट जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, AD माइनस CD, AD माइनस BC ना, AD माइनस BC हो गया। मेरा रिजल्ट क्या आया, AD माइनस BC। जरा देख लीजिए वैल्यू बदला। पहले केस में वैल्यू क्या था, AD माइनस BC था। जब हम सेकेंड रो को M से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में जोड़ करके वैल्यू निकाले तो भी उतना ही आया। आप इसको सेकेंड रो को M से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में घटाते तो भी वैल्यू उतना ही आता। वैसा ही यदि आप सेकेंड कॉलम को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट कॉलम में जोड़ते या घटाते, वैल्यू मेरा क्या होता, सेम आता। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वन बराबर में क्या आ गया, डेल्टा टू बराबर में क्या आ गया, डेल्टा वन। यानी दोनों केस में हमारा वैल्यू क्या है, तो दीज आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का 6 प्रॉपर्टी हो गया। इसका यूज करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं यदि आप ऑनेस्टली डिटरमिनेंट को समझे होंगे। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज कर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे हम लोग। इसके बाद वाले लेक्चर इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसमें समझेंगे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना, वो सीखेंगे। So please don't forget to see lecture 3rd. Thanks for the day.